हेलो पेरेंट्स, 31 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है रेगुलेटर टर्न्स अप हीट ऑन एयरिंग सीएस। तो ये है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंट्री में। और इनकी जो मीटिंग थी, सीएस का एक गैदरिंग था जिसके अंदर थोड़े हफ्तों पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि यहाँ पे रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट करना जरूरी है, इनके अगेंस्ट जो केसेस है उनको एजुडिकेट करना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे सीएस माना जाता है कि वो टैक्स इवेडर्स को हेल्प करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में इन्वॉल्व है, शेल कंपनीज बनाते हैं, स्पेशली पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, तो ये सारे एक्शन लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि इनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने क्वेश्चन भी किया था आईसीआई को कि पिछले 11 सालों में, लास्ट 2006 में यहाँ पे एक्चुअली अभी भी आईसीआई ने यही डिमांड किया है कि उनके नॉर्म्स को अमेंडमेंट की जरूरत है, और ये पार्लियामेंट ही के नॉट से ही हो सकता है। जो सीए एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है, तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। तो पावर्स यहाँ पे रूल्स अमेंड करने चाहिए, डिसिप्लिनरी रूल्स, ताकि इनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा सके जो सीएस गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो ये डिमांड करी है। आईसीआई फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो यहाँ पे उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी तभी कहा था कि 1400 केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट सीएस, और अब तक आईसीआई ने उनके ऊपर डिसीजन नहीं लिया। तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो अब आईसीआई यहाँ पे बता रही है कि उनके पास 4445 कंप्लेंट्स आए थे, जिसमें से उन्होंने पनिशमेंट 402 केसेस में दिया है अब तक। तो ये डिटेल्स है। यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि टोटल केसेस कितने रजिस्टर हुए थे नवंबर 2006 से अब तक, और कितने अभी तक पेंडिंग है। केसेस अंडर कंसिडरेशन 1474 है। तो वही यहाँ पे इनके अगेंस्ट अब स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है रेयर सैंड स्नेक साइटेड इन शेषाचलम हिल्स। तो ये है शेषाचलम फॉरेस्ट, ये हमने लास्ट न्यूज में भी डिस्कस किया है। शेषाचलम फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है थोड़े साल पहले, और यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स में है। तो जनरली देखा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स के लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है, पर ईस्टर्न घाट्स में उतना इन्वेस्ट भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है, ये डिमांड की गई है, और अब फिर से ये डिमांड हाईलाइट की जा रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है वो है इंडियन सैंड स्नेक की। तो इंडियन सैंड स्नेक ये जनरली नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, जैसे बंगाल, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इवन डेजर्ट रीजन्स में। लेकिन ये साउथ इंडिया में लास्ट पाया गया था 70 साल पहले अंडर सलीम अली 1943 में। तब ये वेस्टर्न घाट्स में बांडीपुर रीजन के पास पाया गया था, वो भी एक ईगल के पेट में। तो अब इसका साइटिंग यहाँ साउथ इंडिया में हुआ है शेषाचलम फॉरेस्ट में। तो इसका मतलब हाईलाइट किया जा रहा है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है शेषाचलम रीजन में, यहाँ पे और रिसर्च करना चाहिए ताकि और रेयर और नए स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर हो सके। तो ये डिमांड की जा रही है। तो ये है ये इंडियन सैंड स्नेक, इसकी स्मूथ शाइनी स्किन होती है। फिर अगला न्यूज है सुप्रीम कोर्ट सीक्स क्लैरिटी ऑन पोल्यूशन फ्रॉम क्रैकर्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब केस है जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको डिटेल्स दे कि पोल्यूशन जो है फायर क्रैकर्स की वजह से जो होता है, तो उसके ऊपर क्या स्टैंडर्ड्स है और कैसे इसका नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, उनके ऊपर वो रेगुलेशंस लाए। तो इसीलिए उन्होंने उनको कोर्ट में प्रेजेंट होने को बुलाया है। इवन फायरवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो शिवकाशी में है, उनको भी अटेंडेंस के लिए बुलाया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रेजेंट हो और यहाँ पे केस होगा। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे डिटेल्स दिया है कि ऑलरेडी पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये स्टैंडर्ड्स लाती है, उन्होंने फायर क्रैकर इंडस्ट्री के लिए भी स्टैंडर्ड्स लाए हैं, और इनके ऊपर ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करती है, इवन रैंडम चेक्स भी किए जाते हैं। तो ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी एक्चुअली फायर क्रैकर्स के बारे में डिटेल्स दिया है, पहले रिपोर्ट्स लाई है, जिनमें उन्होंने कहा है कि काफी सारे फायर क्रैकर्स में सल्फर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। पर अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि स्टैंडर्ड्स हाईलाइट किए जाए इसके और उनको एनफोर्स किए जाए। तो ये ऑफकोर्स केस चलेगा तो और डिटेल्स भी आएगी, तो हम डिस्कस करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है इट्स संकल्प पर्व ऑन 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त को सारे इंडियंस एक संकल्प ले, एक रेजोल्यूशन ले, संकल्प पर्व, इसको डे ऑफ रेजोल्यूशन माना जाए, जिसका 5 साल का डेडलाइन है, मतलब 2017 से 2022 तक, अगस्त 2022 जब हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले। तो 5 साल है, तो इन 5 सालों में हमको चेंज लाना है कंट्री में। और जैसे अगस्त क्रांति डे सेलिब्रेट किया गया था 1942 में अगस्त में, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 में 5 साल बाद हमको आजादी मिली थी, डू और डाई का स्लोगन था, क्विट इंडिया लॉन्च किया गया था। अब भी अभी हमको क्विट करवाना है इंडिया से फिल्थ, गंद को, पॉवर्टी को, करप्शन को, टेररिज्म, कास्टिज्म एंड इवन कम्युनलिज्म। वो कह रहे हैं कि अब डू और डाई की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है, लेकिन रिजॉल्व करके यहाँ पे चेंजेस कंट्री में लाने की जरूरत है एट ऑल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, विलेज लेवल, सिटी लेवल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेवल एंड गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो। तो ये उन्होंने यहाँ पे अगस्त को मंथ ऑफ रेवोल्यूशंस कहा है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, और ये सिग्निफिकेंस देते हुए उन्होंने ये रिजॉल्व लाया है, ये सब इंडियंस रिजॉल्व करें। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट टू शेयर मिसिंग बोफोर्स फाइल्स। तो ये है बोफोर्स स्कैम के बारे में, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। बोफोर्स स्कैंडल जो हुआ था 1980s में, तो ये बोफोर्स हाविट्जर गन्स है, आर्टिलरी गन्स है, जो इंडिया ने इसका डील साइन किया था, ये स्वीडिश कंपनी है उनके साथ। तो ये 1980s में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, और ये स्वीडिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी डील थी, स्वीडिश कंपनी के लिए, कि डिफेंस सेक्टर में इतनी बड़ी डील उनको इंडिया के साथ मिल रही है। और उन्होंने यहाँ पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट पैसे डाले थे, करप्शन हुआ था, किकबैक्स दिए गए थे, करप्ट मनी दिया गया था अंडर द टेबल कि ये डील फाइनलाइज हो। तो ये सारा जो स्कैंडल जब सामने आया, तो इसकी वजह से इवन राजीव गांधी गवर्नमेंट गिर गई थी, और इसके ऊपर पूरा कैग रिपोर्ट भी डेवलप हुआ था, जो जनरेट हुआ था। तो कैग रिपोर्ट जो होती है सारी, अभी भी जो भी कैग रिपोर्ट होती है वो जाती है बिफोर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। तो हर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इनका 1 साल का टर्म होता है, हर मेंबर का 1 ईयर टर्म होता है, और इसमें कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होता, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव के रोल को स्क्रूटिनाइज करे। तो यहाँ पे जो भी कैग रिपोर्ट्स होती है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है, वो उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाते हैं, और फिर पार्लियामेंट में वो पेश किए जाते हैं। हालांकि कैग पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करती है, पर वो स्टडी की जाती है थ्रू दिस कमिटी। तो यहाँ पे 22 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और ओवरऑल 22 मेंबर्स होता है। इनका जो चेयरमैन होता है, ये बाय कन्वेंशन है कि ये अपोजिशन पार्टी से होते हैं। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। इवन कैग इज कॉल्ड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो वो है, तो कैग रिपोर्ट जो ओल्डेस्ट पेंडिंग रिपोर्ट है कैग की, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने है, वो ये बोफोर्स की है। तो इसके अंदर जो है, अब गवर्नमेंट कह रहे कि उनके पास वो फाइल्स मिसिंग है बोफोर्स रिलेटेड, और डिफेंस मिनिस्ट्री कह रहे कि वो एस्पेक्ट जो कैग रिपोर्ट के वो एस्पेक्ट से उनको ड्रॉप किए जाए। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है नहीं, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है इसको, और उन्होंने कहा है कि आप सारे जो रिपोर्ट्स है, जो भी मिनट्स है पार्लियामेंट्री पैनल्स की मीटिंग्स के, सारे वो आप पीएससी के सामने रखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब इसको अग्री किया है, और वो सामने डिटेल्स लेकर आएगी। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू ब्रोक फर्म्स टू सेटल डिस्प्यूट। तो ये एक्चुअली केस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। तो हमने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो पार्लियामेंट ने पास किया था 2016 में, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जुलाई 17 को भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की गई है, और इवन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे अपील्स जाते हैं। तो जो भी केसेस है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, तो जैसे कि आरबीआई को ज्यादा पावर्स अब दिए गए हैं, तो केसेस अब रेफर किए जाते हैं अंडर दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि अगर यहाँ पे ये लोन्स एनपीए केस रिजॉल्व नहीं हो रहा है अब तक, तो इधर यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट किए जाते हैं। मतलब कि वो कंपनी को आप सॉल्वेंट बनाने के लिए, उसको बैंकरप्ट हो गई है तो उसको आप बेच दो, और उसमें से जो पैसा मिलता है उससे लोन्स चुकाए जाए। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट किए जाते हैं एट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे वो हियरिंग्स होती है। तो एक्चुअली ऐसा है कि एक बार ये रेफर किया गया एनसीएलटी को, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ऐसा है कि फिर उसके अंदर आप एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह के स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, फिर इंसॉल्वेंसी ही होनी है।
ऐसा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील में जाते हैं, जब ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड होता है उसके बाद अपील यहाँ पे होती है। तो अपील में यहाँ पे एनसीएलएटी के पास पावर्स है, जो रूल 11 है एनसीएलएटी रूल्स के अंदर, तो ये रूल 11 में उनके पास पावर्स है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं केस। तो ये एक पर्टिकुलर केस थे जिसके अंदर लोन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केस ये एनसीएलटी को रेफर किए गए, एनसीएलएटी को भी रेफर किए गए, और ये जुलाई 13 को एनसीएलएटी ने उनका विड्रॉ करने से मना कर दिया और कहा कि नहीं इंसॉल्वेंसी होगी। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये दो है, आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और निसिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बीच में। तो यहाँ पे इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि हमको ये इंसॉल्वेंसी प्ली विड्रॉ करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सेकेंड चांस दिया है और कहा है कि हाँ ये विड्रॉ किया जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स यूज किए अंडर आर्टिकल 142 कि जब उनके पास कोई केस आता है तो उस केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो यहाँ पे ऑर्डर्स ऐसे पास कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एनसीएलएटी ने जो अपना ऑर्डर दिया कि वो विड्रॉ नहीं करना चाहते केस, विड्रॉ नहीं करेंगे केस, वो उनका व्यू पॉइंट था, तो वो उनके पास पावर्स है कि वो विड्रॉ करे या ना करे। तो दैट इज करेक्ट इन लॉ फैक्चुअली, बट हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और हम वो यूज कर रहे हैं और ये केस को विड्रॉ करने के ऑर्डर दे रहे हैं और सेकेंड चांस दे रहे हैं कि ये डिस्प्यूट सेटल हो सके ताकि इंसॉल्वेंसी ना करना पड़े, कंपनी को बेचना ना पड़े। तो ये है, तो आर्टिकल 142 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अंदर कि वो अपने सामने जो भी केस आता है उसके अंदर जस्टिस करने के लिए वो कंप्लीट जस्टिस, फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, वो अपना ना ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, जो भी नेसेसरी है वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो ये यूज किया गया अभी पावर। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया कट्स डाउन ऑन यूएस लॉबिंग टू लोवेस्ट इन 7 years। तो ये एक न्यूज है। तो यहाँ पे इंडिया लॉबिंग करती है यूएस में। तो पहले समझना चाहिए कि लॉबिंग क्या होता है। लॉबिंग मतलब होता है कि जो लॉ मेकर्स है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए कि वो लॉज ऐसे बनाए जो भी एंटिटी उनके फेवर में हो। तो उसके लिए लॉबिंग किया जाता है, जो वो चाहते हैं वो लॉ मेकर्स वैसे लॉज बनाए। तो लॉबिस्ट डेजिग्नेटेड पर्संस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ मेकर्स को। तो ये लॉबिंग जो है यूएसए में लीगलाइज्ड है, फॉर्मलाइज्ड है, और यहाँ पे लॉबिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल लॉबिस्ट होते हैं जो रजिस्टर भी करते हैं गवर्नमेंट्स। और इंडिया भी यूएस में लॉबी करती है कि यूएस लॉज ऐसे बने जो इंडिया के लिए फेवरेबल हो। तो हम भी यहाँ लॉबिस्ट हायर करते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर लॉबिंग इतना गुड लाइट में नहीं देखा जाता, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लॉबिंग इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ करप्शन ऐसे माना जाता है। तो वही है, लॉबिंग के भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। काफी बिजनेस हाउसेस भी लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे लॉज बनाए जो उनके फेवर में हो। तो वही है, लॉ मेकिंग में लॉबिंग होता है, जो ऑफकोर्स है प्रोमिनेंटली। एक बार न्यूज में आया था नीरा रादिया केस, जो 2010 में लास्ट प्रोमिनेंटली न्यूज में आया था रिगार्डिंग लॉबिंग। तो लॉबिंग इज नॉट लुक्ड एट एज अ गुड थिंग इन इंडिया, पर होता है। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। इवन एडवोकेसी ग्रुप्स भी लॉबिंग करते हैं, जैसे टोबैको बैन करना है या अल्कोहल बैन करना है, तो एज सच केसेस के लिए भी एडवोकेसी ग्रुप्स जो होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो लॉबी करते हैं कि लॉ मेकर्स ऐसे लॉज बनाए। तो वो भी लॉबिंग है। तो ये है। तो इंडिया में यहाँ पे न्यूज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार पिछले 7 सालों में ये इंडियन लॉबिंग के लिए, जो यूएस में लॉबिंग होती है उसके लिए जो एक्सपेंसेस है उनमें कट किया। तो $1,20,000 अब टोटल पेमेंट किया जाएगा फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2017। तो रेगुलर पेमेंट अराउंड 1,80,000 पर एज सच होता है पेमेंट पिछले 7 सालों से। अब ये कम किया गया पहली बार पिछले 7 सालों में। तो ये एक्चुअली डिटेल्स आई है थ्रू बीजीआर गवर्नमेंट अफेयर्स, जिनको हायर किया गया है इंडिया के बिहाफ पे लॉबी करने के लिए यूएस में। ये फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस प्रॉड्स इंडिया ऑन प्योंगयांग। तो यूएसए चाहती है कि इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम करे। जो नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है न्यू दिल्ली में, इंडिया में, उसको कम किया जाए, श्रिंक किया जाए। तो ये डिमांड यूएसए कर रही है। इवन इंडिया यूएस में जो बायलैटरल पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया था आफ्टर द यूएस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तभी भी नॉर्थ कोरिया के जो मिलिट्री वो एक्शन ले रहे, वो जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, उनको
क्रिटिसाइज किया गया था। तो नॉर्थ कोरियन मिसाइल लॉन्चेस, न्यूक्लियर टेस्ट है, ये वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, ये माना जाता है। इवन नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली जब से नॉर्थ कोरिया बना है, इंडिया नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, हमने रखे हैं 1950 से, मतलब, और नाम का भी इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुका है नॉर्थ कोरिया, और हमारे लिमिटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, पर है। ये ट्रेन हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1990s में, जब नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया विथ हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स वो एक कंसर्न था, लेकिन अब हम जो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, यूएसए चाहता है कि इसको कम किया जाए। तो ये है, तो ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर सैंक्शंस है, यूएस सैंक्शंस भी है बिकॉज ऑफ मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, पर फिर भी नॉर्थ कोरिया मेनली सपोर्ट किया जाता है बाय चाइना। तो चाइना इज इट्स नेबर है, और साउथ कोरिया नीचे है। और ये जो डिवीजन लाइन है अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है, नॉर्थ 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर अगला न्यूज आइटम है, आरबीआई में कट की इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब आपको पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया, जुलाई में भी ये डिस्कस हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जहाँ पे हमने डिटेल्स डिस्कस की थी रिगार्डिंग द पेमेंट जो दिया जाएगा। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, आरबीआई गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयर, तो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज आरबीआई गवर्नर, और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करते, बेसिकली ये रेपो रेट डिसाइड करते। तो जो रेपो रेट है, ये की पॉलिसी रेट माना जाता है। रेपो रेट इज रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू बैंक्स, के लोन्स जब बैंक्स को दिए जाएंगे तो आरबीआई उनसे क्या इंटरेस्ट लेगी, तो वो रेपो रेट होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा, अगर रेपो रेट आरबीआई कम करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कम करेगी, तो फिर बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो लोन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गए बैंक से, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो ये एक पूरा लिंकेज होता है। और रेपो रेट इंक्रीज कब तब किया जाता है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है, मतलब पैसा बहुत है इकोनॉमी में, तो उसको कम करने के लिए फिर रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है। तो ये 2 वेज है जिससे फंक्शन कर सकते हैं। रेपो रेट ऑफकोर्स अनचेंज्ड भी रख सकते हैं। जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा था। अब हर 2 महीने में ये लोग मिल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है। तो ये जो अभी मीटिंग होगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन है कि रेपो रेट को रिड्यूस किया जाएगा बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.25% से 6.25 से 6% हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। इसलिए क्योंकि इनका मेन रोल है कि ये गोल जो है इनका कि इन्फ्लेशन टारगेट करें, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए टारगेट रखा गया है कि 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, और ±2% बैंड अलाउड है, मतलब 2% to 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। मई 2017 मंथ का इन्फ्लेशन डेटा जो यूज किया जाता है वो था 2.18%, मतलब नियर 2% था। फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट अनचेंज रखा, और जून महीने का जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो था 1.54%, मतलब 2% से कम हो गया। तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट और कम हो रहे, आरबीआई का एक्सपेक्टेशन ये था कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा होगा, तो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ेंगे, तो इसलिए हम अभी से रेपो रेट कम नहीं करना चाहते। पर जून में इन्फ्लेशन रेट और कम हो गया, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट अब तो आरबीआई रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम करेगी। इवन आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टांस जो है न्यूट्रल कर दिया है फेब 2017 में, पहले अकोमोडेटिव था। तो अकोमोडेटिव मतलब हम रेपो रेट कम करने की टुवर्ड्स की तरफ इंक्लाइंड है, उस तरफ झुके हुए हम, लेकिन न्यूट्रल मतलब हम बढ़ा भी सकते कम भी कर सकते ऐसे। तो स्टांस तो अभी भी आरबीआई का न्यूट्रल है, पर एक्सपेक्टेशन ये, तो उसका ये न्यूज आइटम है। फिर अगला न्यूज आइटम है गैस डिस्कवरी, ओएनजीसी फॉर प्राइसिंग फ्रीडम। तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कह रही है कि हमने इंडिया की जो 7 ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग बेसिन है, उनमें से 6 हमने ही उनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ओपन किया। तो ये 6 कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहे हैं, अभी 7वां भी डिस्कवर किया गया। तो मतलब ये ओवरऑल 8वां होगा, 8th सेडिमेंट्री बेसिन होगा। जो सबसे पहला सेडिमेंट्री बेसिन इंडिया का डिस्कवर हुआ था वो बिफोर इंडिपेंडेंस था 1889 में असम में।
तो ये असम शेल्फ जहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कमर्शियल प्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा जो बाकी 6 है ओएनजीसी ने डिस्कवर की, कमर्शियल प्रोडक्शन किया यहाँ से। और अब जो 8th सेडिमेंट्री बेसिन इन्होंने डिस्कवर किया है ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात कोस्ट के पास। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब डिस्कवरी तो हुई है नेचुरल गैस की, सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस है यहाँ पे, लेकिन इनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी हम 2 साल में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम दे। मतलब जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने अभी डिटरमिन किए हैं ऑफ 2.48 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, तो ये वो कह रहे हैं कि ये प्राइस पे डिस्कवरी कमर्शियली वायबल नहीं होगी, हमको ज्यादा प्राइस चाहिएगा। इवन ये जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस शैलो वाटर्स में नहीं है, तो जो हायर प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे। तो इसीलिए हमको अगर प्राइस मार्केटिंग फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी तो ही यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन वायबल हो सकता है। तो ये उन्होंने अभी अनाउंस किया। और ये जो डिस्कवरी हुई है ये 30 सालों बाद अब नया सेडिमेंट्री बेसिन इंडिया में डिस्कवर हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ डिटेल्स दिए गए जो सारे सेडिमेंट्री बेसिन से इंडिया के। सबसे पहला असम शेल्फ था, फिर यहाँ पे और एक 1973 में, 67 में राजस्थान बेसिन, 58 में कैम्बे बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे जो अगेन गुजरात कोस्ट के पास है, मुंबई ऑफ शोर डिस्कवर हुआ, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन जो लेटेस्ट डिस्कवरी थी। तो ये सारी डिस्कवरीज हुई है। और अब जो हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये कैम्बे बेसिन या गल्फ ऑफ खम्बत है वो इस साइड है गुजरात कोस्ट के, और ये गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे जो नया सेडिमेंट्री बेसिन यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी ने डिस्कवर किया। तो ये है। फिर अगला है टॉक्स बिगिन टू डाइवेस्ट एयर इंडिया आर्म। तो ये अगेन एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में न्यूज है। तो ऑफकोर्स अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जो लास्ट जो हमने यही डिस्कस किया था, जो फाइनल न्यूज थी कि जून 28 को जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पे अलाउ किया है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा एयर इंडिया का। पर ये कैसे होगा, इसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी। कमेटी हेडेड बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। तो ये डिसाइड करेंगे कि कैसे एयर इंडिया का स्टेक सेल किया जाएगा, कि हर एक सब्सिडियरी को अलग से सेल करना है कि पूरा एक साथ सेल करना है, कैसे होगा, कितना परसेंटेज डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये सब ये डिसाइड करेंगे। तो अब तक कोई डिसीजन नहीं आया है, पर जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो आ रहा है मार्केट में वो डिटेल्स यहाँ पे सामने आ रही है। तो इवन गवर्नमेंट के सामने इंटरेस्ट रखी गई है। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली सब्सिडियरीज जो एयर इंडिया की, एक है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, फिर जो एक्चुअली ये फंक्शनिंग करती है इसके लिए इसको कहा जाता है MRO बिजनेस, मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल बिजनेस। तो सारी जो एयरक्राफ्ट होती है उनका मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल ये एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड करती है। तो ये एक सब्सिडियरी है एयर इंडिया की, और इसके लिए पोटेंशियल बायर है वो है इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर MRO सर्विस प्रोवाइडर एयरवर्क्स। तो एयरवर्क्स ने इंटरेस्ट बताया इसको बाय करने के लिए। तो वही है, गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि हर एक सब्सिडियरी को सेपरेटली अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे जो है डील अट्रैक्टिव होगी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो ये स्टेप लिया जाएगा। तो इधर अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि एयरवर्क्स को दिया जाएगा या इवन फॉरेन MRO सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं। तो ये अब तक डिटेल सामने नहीं आई है, पर इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिस्कस किया जा रहा है। इवन एयरक्राफ्ट सर्विसेज के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लो बजट कैरियर जो है इंडिगो, उन्होंने इंटरेस्ट बताया है कि स्पेशली इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेशंस के लिए वो एयर इंडिया के पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। तो ये है। और यहाँ पे वही है, बाकी जो उनकी सब्सिडियरीज है एयर इंडिया की, तो एक तो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड है, और इन्होंने अब तक लॉस में ही ये रही है, अब तक भी ये लॉस ही कर रही है। तो 2016-17 में भी 17% लॉस इंक्रीज हुआ था तो 653 करोड़। तो ये है, तो ये सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2013 ये लॉसेस भी इनकर कर रही है। तो इनके लिए अब इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया। फिर और एक जो सब्सिडियरी है एयर इंडिया की वो है एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, तो ये ग्राउंड हैंडलिंग फंक्शन करती है। फिर एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट करती है, और एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड जो अलायंस है। तो एयर इंडिया और अलायंस है, ये दो मेन इसके लिए भी सब्सिडियरीज है। फिर इवन होटल बिजनेस भी जो है, तो यहाँ पे होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, प्राइम प्रॉपर्टीज है एयर इंडिया की इसमें। तो ये सारी इनकी सब्सिडियरीज विंग्स है। तो मे बी ये सेपरेटली भी इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये है।
लेकिन अब तक डिसीजन कुछ नहीं आया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा था कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट के वो अगेंस्ट है। तो ये और वही है, लॉस मेकिंग रही है, काफी ज्यादा डेट बर्डन है एयर इंडिया का, ये सब डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वही है, सब्सिडियरीज भी आप देख सकते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने प्रॉफिट्स रिपोर्ट की है, पर इंजीनियरिंग सब्सिडियरी जो है अब भी लॉस मेकिंग है। फिर अगला न्यूज आइटम है गेमिंग, अ क्वेश्चन ऑफ स्किल। तो गेमिंग इसको समझा जाता है इन कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स जो होते हैं। तो ये गेमिंग, इसको स्पोर्ट्स नहीं कैटेगराइज किया गया इंडिया में, इट्स नॉट कैटेगराइज्ड एज अ स्पोर्ट। तो ये इसके ऊपर बेटिंग भी वगैरह ऑफ कोर्स लीगलाइज नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं माना जाता, लेकिन बेटिंग को लीगलाइज किया जाए, इसका एक सजेशन तो लोधा कमेटी जो बीसीसीआई के ऊपर बनाई गई थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इसको बेटिंग को लीगलाइज किया जाए, ऑफ कोर्स विद रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि बेटिंग प्रेजेंटली इंडिया में फंक्शनल है और ये इंडस्ट्री पूरी अंडरग्राउंड है और इसमें काफी सारा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन अगर इसको लीगलाइज करके इसको टैक्स किया जाए तो गवर्नमेंट को अराउंड 7,200 करोड़ पर ईयर मिल सकते हैं टैक्सेस से। तो ये इसलिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है कि बैटिंग को लीगलाइज करके ये स्टेप लिया जा सकता है। और गेमिंग भी है जो, तो गेमिंग भी इंडिया में स्टेट्स के रेगुलेशंस, अब हर एक स्टेट में अलग अलग रेगुलेशंस है, तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि एक सिंगल नेशन वाइड सेंट्रल गेमिंग लॉ हो। तो इसका भी डिमांड किया जा रहा है, लॉ कमीशन को ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने कहा है कि वो इसके ऊपर रेगुलेशन प्रिपेयर करे। तो ये है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कैसे गैम्बलिंग बाकी कंट्रीज में लीगलाइज किया गया और रेगुलेट किया गया है। जैसे यूके में गैम्बलिंग कमीशन है जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए वर्क करती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है गेमिंग इंडस्ट्री में, तो ये वैसे ही इंडिया में भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल्स दिए गए कि कैसे इंडिया में अब इंटरनेट सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, मिडिल क्लास तो इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से काफी सारा इंडिया का पॉपुलेशन ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स को भी विजिट करते हैं। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए रेगुलेशन के लिए और टैक्सेशन के लिए भी। और ये लोधा कमेटी रिकमेंडेशंस की उन्होंने कहा था कि बेटिंग को लीगलाइज किया जाए और जो मैच फिक्सिंग वगैरह में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और लाइसेंसिंग होना चाहिए बुकिंग हाउसेस का और फिर बेटिंग लीगलाइज किया जा सकता है। तो ये है, 2 स्टेट्स है इंडिया में, गोवा और सिक्किम, जहाँ पे बेटिंग के थोड़े फॉर्म्स लीगलाइज्ड है। फिर अगला है न्यू गोल्ड बैंक स्कीम में ड्रॉ मोर इन्वेस्टर्स। तो ये है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने 2015 में अनाउंस की थी ताकि जो लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड ना खरीदे पर ये गोल्ड बॉन्ड खरीदे, तो इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट से और उनका गोल्ड प्योरिटी भी ऑथेंटिक रहेगी और उनका गोल्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं होंगे कि उनको रिस्क होता है गोल्ड कैसे सेव करे, कहाँ पे सिक्योर रखे उसको। तो ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो यहाँ पे मिनिमम आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड बॉन्ड में, तो वो था 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम टू मैक्सिमम 500 ग्राम था, मतलब 0.5 kg। तो अब इसको इंक्रीज करके 4 kg लिमिट किया गया। तो इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसके अंदर इन्वेस्ट करे, रिच फार्मर्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट करे, तो इसलिए अपर लिमिट इंक्रीज की गई है। और इवन ट्रस्ट के लिए अपर लिमिट अब 20 kg है। तो ये अनाउंस किया गया है और काफी सारे इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं, इसको टाइम टेस्टेड सेफ एसेट माना जाता है कि इसका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका माना जाता है। तो इंडिया काफी सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है, अराउंड 700 to 800 टन गोल्ड है इंडिया का एनुअल कंजम्पशन हर साल, इतना एनुअल रिक्वायरमेंट है गोल्ड की इंडिया में, काफी इसमें से ऑलमोस्ट पूरा ही इंपोर्ट होता है। तो इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई। लेकिन 700-800 टन में से अराउंड 500 to 600 टन कंज्यूमर्स खरीदते इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के बजाय कल्चरल रीजंस के लिए होता है, वेडिंग वगैरह के लिए। बाकी का जो है वो गोल्ड बार्स कॉइन्स में ये खरीदे जाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो इसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदे इसकी जगह पे। तो ये पर्पस है। और यहाँ पे कंसर्न जो है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जो कंसर्न्स है वो ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो उसका प्राइस फ्लक्चुएशन गोल्ड का काफी ज्यादा होता है, इसको बुलियन कहा जाता है। बुलियन मतलब इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बार, कॉइन्स वगैरह जो
जो गोल्ड ही नहीं, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स जो इस फॉर्म में होते हैं तो वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो यूज किए जाते हैं उसको बुलियन कहते हैं। तो बुलियन प्राइस इंटरनेशनली फ्लक्चुएट होते रहता है। तो अगर गवर्नमेंट इसको जो अलाइन करती है इंटरनेशनल प्राइसेस से, तो इससे कंज्यूमर्स को लगता है, एक्सक्लूडिंग गोल्ड बॉन्ड कंज्यूमर्स को भी, कि हम अपना पैसा गवा रहे। हालांकि इंटरेस्ट तो 2.5% इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। तो इसीलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का गोल्ड प्राइस आप 60 डे पीरियड के नो प्राइस ऐसे 60 डे पीरियड के एवरेज प्राइस लेके उसको प्राइस डिटरमिन करेगी तो कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। तो ये एक सजेशन है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि 10% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्राइस के ऊपर। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी, IGST है, ये वगैरह इसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए ताकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो, वो भी एक डिमांड किया जा रहा है। तो ये है। फिर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के डिटेल्स है। 8 साल के लिए टेन्योर बॉन्ड होता है और ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अब 4 kg हो गई है। 500 ग्राम से ये 4 kg होती है। तो ये आप डीमैट ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकता है या तो पेपर फॉर्म में भी आप ये बॉन्ड रख सकते हैं। और वही है, ये कोलैटरल की तरह भी यूज किया जा सकता है, मतलब ये भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसके ऊपर भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग अलाउड होती है, डीमैट है, आप ट्रेड कर सकते हैं। प्लस इसको कोलैटरल की तरह भी यूज किया जा सकता है लोन लेने के लिए, गिरवी रखा जा सकता है लोन लेने के लिए ऐसे। तो ये है, और जीरो रिस्क है, आपको एक्चुअल गोल्ड से हैंडलिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड में है। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, व्हाट इज NHB रेसिडेक्स। तो ये है नेशनल हाउसिंग बैंक का इंडेक्स, रेसिडेंस हाउसिंग के लिए इंडेक्स है ये। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी। इट्स होल्ली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका मेन फंक्शन है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना। तो हाउसिंग फाइनेंस में देखते हो इन्होंने जो रेसिडेंशियल इंडेक्स बनाया है, ये 2007 में ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था, पर 2015 में डिसकंटिन्यू किया गया। अब जुलाई 2017 अब इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसके अंदर उन्होंने अभी सिटीज कवरेज भी इंक्रीज किया है। अब 50 सिटीज वो कवर कर रही है, इसको इवन 100 सिटीज तक वो कवरेज लाएगी। और बेस ईयर है 2012-13 अब। और नया डेटा सोर्सेज भी वो यूज कर रहे हैं, जैसे बैंक से, होम फाइनेंस कंपनी से, मार्केट सर्विस से भी वो डिटेल्स लेके ये NHB रेसिडेक्स डेवलप करेगी। तो 2 सेट्स है, एक है मार्केट HPI हाउसिंग प्राइस इंडेक्स और असेसमेंट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए, और ये जो है असेसमेंट HPI ये बाकी प्रॉपर्टीज के लिए जो बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज जो होम लोन्स देती है उसके ऊपर डेटा, उसका डेटा लेके ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स डेवलप किया गया। और भी हाउसिंग प्राइस इंडेक्सेस डेवलप करने की एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि रीसेल होम्स के लिए क्या प्राइसेस होंगे, रेंटल वैल्यूज क्या है, लैंड प्राइसेस के ऊपर, इवन बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी इंडाइसेस होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स होगी, इसका एक्सपेक्टेशन है। तो ये है, तो ये रेसिडेक्स का भी मेन फंक्शन यही है कि वो डिटेल्स दे कि हाउसिंग प्राइसेस कैसे है, उनके बारे में रिलायबल डेटाबेस मिले, इंफॉर्मेशन मिले, और इवन इस प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। तो ये है NHB रेसिडेक्स फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।